जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डिफेंस से संबंधित आपके लिए न्यूज़ देता रहता हूं, आपकी प्रिपरेशन कराता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ साथ जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पर काफ़ी सारे भूतपूर्व सैनिक भी जुड़े हुए हैं जो कि इंडियन आर्मी में सर्विस करके रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से दोस्तों हमारे ये भूतपूर्व सैनिक या फिर जो रिटायर होने वाले हैं आने वाली 1 या 2 साल में, उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं, तो डीएससी के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिसमें हम कैसे भर्ती हो सकते हैं, हमें क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या चीज़ें लेते हैं, पूरी चीज़ों के बारे में डिमांड थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीएससी भर्ती में अगर एक ओआर यानी कि अदर रैंक हवलदार से नीचे है अगर कोई तो भर्ती होना चाहता है तो वो किस तरह से हो सकता है। तो देखिए यह है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया री एनरोलमेंट इनटू डीएससी। तो कल की हमने दोस्तों जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि जेएसयूज की पोस्ट के लिए डीएससी में भर्ती कैसे होंगे, उनके लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओआर के केस में अगर आप डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं तो किस तरह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों एप्लीकेशन। एन ओआर कैन अप्लाई फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी 6 मंथ प्रियर टू रिटायरमेंट। ठीक है, तो अगर एक ओआर है तो अपने रिटायरमेंट से 6 मंथ पहले वो जो है वो डीएससी की एप्लीकेशन फिलअप करके अपने रेजिमेंटल यानी कि कोर में भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपको जैसे मैं पहले ही बता दिया, जेएसयूज के केस में जो उनकी एप्लीकेशन होती है वो रिकॉर्ड ऑफिस में जाती है, लेकिन अगर ओआर का केस है तो रेजिमेंटल सेंटर यानी कि जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आपको अपनी डीएससी की एप्लीकेशन रिटायरमेंट से 6 मंथ पहले जो है वो फिलअप करके अपने सीओ के साइन कराकर भेजनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th पास हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर आप नॉन मैट्रिक यानी कि 10th क्लास पास नहीं है तो आपको ACE3 जो कि इंग्लिश बोलते हैं, जिसके लिए इंग्लिश आपके लिए जो है वो फौज में ये कोर्स कराया जाता है ACE3, जो कि जो सर्विस कर रहे हैं उनको सब पता है कि ACE3 और हिंदी ACE1 क्या है। ठीक है, तो ACE3 आपको होना चाहिए अगर आप नॉन मैट्रिक हैं, और अगर मैट्रिक हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डीएससी में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और भी है दोस्तों, री एनरोलमेंट ऑफ ESM इनटू डीएससी विल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन देयर डिस्चार्ज बुक। तो दोस्तों काफ़ी सारे केस में ऐसा होता है कि नॉन मैट्रिक यानी या फिर मैट्रिक पास करके आर्मी में भर्ती होगा, उसके बाद में जो है वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आगे परस्यू करता रहता है। तो मान लीजिए आप 10th क्लास पास करके भर्ती हुए थे या फिर 8th क्लास पास करके भर्ती हो गए थे और अभी आप ग्रेजुएट हैं, तो जो आपको फाइनल डिस्चार्ज बुक मिलेगी उसमें आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी होगी वही आपकी मान्य होगी। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं एज लिमिट पे। तो सिपाही जीडी, सिपाही क्लर्क सभी के लिए अलग अलग दोस्तों जो है वो एज लिमिट है। तो सिपाही जीडी में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी 46 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ स्क्रीनिंग, मतलब जिस दिन आपकी स्क्रीनिंग है रेजिमेंटल सेंटर में डीएससी के लिए रिटायर होने के बाद में आपकी 46 ईयर से कम जो है वो एज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिपाही क्लर्क एसडी यानी कि स्टाफ ड्यूटी। तो अगर आप सिपाही क्लर्क हैं और आप डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं, सॉरी आप क्लर्क से रिटायर हुए हैं और सिपाही क्लर्क में जो है वो डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये जो आपका एज लिमिट है दोस्तों वो अप टू 48 ईयर्स तक हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की ट्रेड्समैन एंड क्लर्क विल बी इनरोल्ड इनटू डीएससी अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ट्रेड्समैन एंड क्लर्क्स ओनली एंड नॉट एज ए जीडी। अगर आप ट्रेडमैन या क्लर्क हैं तो आपको डीएससी में क्लर्क ही भर्ती किया जाएगा, ट्रेडमैन ही भर्ती किया जाएगा, आपको जीडी में भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ट्रेडमैन इज ऑथराइज इन डीएससी एज ऑन डेट, मतलब क्लर्क तो भर्ती होते हैं। अगर आप ट्रेडमैन से दोस्तों भर्ती ट्रेडमैन से रिटायर हैं और आप डीएससी माना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साफ साफ बोल्ड में लिखा हुआ है नो ट्रेडमैन इज ऑथराइज इन डीएससी एज ऑन डेट। ठीक है, तो डीएससी सेंटर में कोई भी ट्रेडमैन की जो है वो भर्ती नहीं की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टर। तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपके लिए आपका जो सीओ होता है वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जेएसयूज के केस में दोस्तों उनका कैरेक्टर जो है वो एग्जाम्पलरी होना चाहिए, ओआर के केस में वेरी गुड या फिर एग्जाम्पलरी जो भी होगा चलेगा।
बट नॉट बिलो वेरी गुड, गुड भी होता है इसमें, अगर गुड होगा तो नहीं चलेगा। मिनिमम आपके लिए जब आप रिटायर हो तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप रिटायर होते हैं तो आपका सीईओ ऑलरेडी आपको एग्जाम्पलरी या वेरी गुड ही देता है, लेकिन अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है यूनिट में और आपका सीईओ आपको वेरी गुड नहीं दे रहा है और आप डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं तो अपना लाइजन करें, कुछ भी करें, आपको वेरी गुड से नीचे जो है वो कैरेक्टर लेकर नहीं जाना है, वरना आप डीएससी में भर्ती नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है डिसिप्लिन। तो आप सबको पता है आर्मी में जो है वो डिसिप्लिन बहुत बड़ा चीज़ होती है। तो द ESM एलिजिबल फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी शुड नॉट हैव द फॉलोइंग, मतलब ये जो नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 2 रेडिंग एंट्रीज, मतलब 2 रेडिंग एंट्री से ज़्यादा आपकी प्रीवियस यानी कि फॉर्मर सर्विस में नहीं होना चाहिए। अगर आपके 2 रेडिंग एंट्री हैं, 2 से ज़्यादा, 2 हैं तो चलेगा, 2 से ज़्यादा हैं तो आप डीएससी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में है पनिश्ड अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 34, 35, 36 ऑन एक्टिव सर्विस ओनली, 37 एंड 41 ऑन एक्टिव सर्विस ओनली। ठीक है, तो इन आर्मी एक्ट के तहत आपके लिए जो है वो पनिशमेंट नहीं मिला हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों पनिशमेंट अवॉर्डेड रेड और ब्लैंक एंट्री इवन एक्स्ट्रा गार्डन ड्यूटीज अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 48 इन लास्ट 5 ईयर। तो दोस्तों जो आर्मी एक्ट सेक्शन 48 होता है ये है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि आपने नशे की हालत में आप पाए गए हैं तो आपको आर्मी एक्ट सेक्शन 48 लगाया जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपकी रेड और ब्लैक एंट्री नहीं होने चाहिए लास्ट 5 ईयर में, वरना आप डीएससी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है रेडिंग एंट्री इन लास्ट 3 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस, मतलब लास्ट 3 ईयर में आपकी कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों गैप पीरियड। गैप पीरियड बहुत मायने रखता है दोस्तों। आप लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद 3-3 साल के बाद में आप आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम गैप बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर इनरोलमेंट इनटू डीएससी एट रिस्पेक्टिव रेजिमेंट ऑफ द कोर सेंटर विल नॉट बी। रिटायर होने के और आपका डीएससी में जो स्क्रीनिंग होगा जिस दिन आप दोबारा से भर्ती होने के लिए जाएंगे उसके बीच में 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वरना आप डीएससी में भर्ती नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है दोस्तों मेडिकल कैटेगरी। मेडिकल कैटेगरी बहुत मायने रखती है। तो मेडिकल एग्जाम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओआर फॉर एनरोलमेंट इन टू डीएससी इज टू बी कैरिड आउट एज पर AFMSF 2 अल्फा। ये आपके 958 में लगा होता है, आपका मेडिकल का जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसके अनुसार आपकी मेडिकल कैटेगरी देखी जाएगी, मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। ठीक है, आपके लिए सेफ बन होना चाहिए तभी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। पर्सनल प्लेस्ड इन LMC बोथ टेम्परेरी और परमानेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिस्चार्ज इवन upgraded to SAFE 1 before discharge due to alcoholic dependency syndrome are not eligible for re-enrollment into DSC। ओके, तो आप SAFE 1 हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लास्ट 5 ईयर में इस कारण आपके लिए जो है वो कैटेगरी किया गया था, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो, लास्ट 5 ईयर बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे डीएससी में। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर में आपके लिए कैटेगरी भी नहीं होना है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। उसके बाद में आती है दोस्तों क्वालिफाइंग सर्विस। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जवान ही रिटायर होकर डीएससी में भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शुड मिनिमम 5 ईयर्स रेंडर्ड विद फॉर्मर सर्विस। तो आपकी अगर 5 साल सर्विस है, जैसे मान लीजिए आप किसी कारण से पेंशन चले जाते हैं, मतलब डिस्चार्ज चले जाते हैं वॉलंटियर, 5 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कुछ भी हो, फिर भी आप इसमें जो है वो डीएससी में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों टीए पर्सन के लिए। तो एक्स टीए मस्ट हैव रेंडर्ड 3 ईयर्स एम्बॉडीज सर्विस विद मिनिमम अटेंडेंस ऑफ 7 एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो आपके लिए 7 एनुअल ट्रेनिंग कैंप में अगर आप टीए के हैं तो 7 एनुअल ट्रेनिंग कैंप में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए और आपकी 3 ईयर्स जो है वो एम्बॉडीज सर्विस होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए कॉज ऑफ डिस्चार्ज को छोड़ दीजिए, इसमें आपके लिए कुछ नहीं करना है। फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट दोस्तों जेसीओज के केस में नॉट एप्लीकेबल है और ओआर के केस में क्या होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी पीपीटी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, लिया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है आप सभी को पता है, चिनअप्स होती हैं, 5 मीटर शटल होता है, 2.4 किलोमीटर रनिंग होती है, ठीक है, और 100 मीटर का स्प्रिंट होता है। तो ये टेस्ट आपको देना है, नॉर्मल टेस्ट होता है, सभी पास हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू होता है आपका नॉर्मल से इंटरव्यू होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पास हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस वेरिफिकेशन।
तो पुलिस वेरिफिकेशन शुड हैव टू बी साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी ओनली। ठीक है, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है पुलिस वेरिफिकेशन शुड हैव टू साइन बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी ओनली। तो आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी से साइन होनी चाहिए, यानी कोई आईपीएस ऑफिसर से। आप अगर पुलिस स्टेशन या फिर लोकल पुलिस स्टेशन या फिर एसएचओ से साइन करा के ले जाएंगे तो वो आपकी नॉट वैलिड होगी। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।